नमस्कार दोस्तों, मंथन के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम पत्रकारिता पर बात करेंगे और पत्रकारिता पर बात करने के लिए जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी पत्रकारिता अपने आप में हमारी जनरेशन के लिए मील का पत्थर है। आज हम बात करेंगे नीलेश मिश्रा और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। नीलेश मिश्रा जी का अगर परिचय हमें देना हो, तो नीलेश जी पत्रकार के साथ-साथ एक कहानीकार रह चुके हैं। याद शहर से मुझे लगता है कि हर युवा आइडेंटिफाई करता होगा। उनकी आवाज में कहानियां सुनना एक समय हर युवा का शगल रहा है। वो गीतकार भी हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेखक हैं और आजकल वो गांव कनेक्शन के नाम से रूरल जर्नलिज्म बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और हम लोगों को एक तरीके के जर्नलिज्म का फॉर्मेट नीलेश जी अपने तरीके से सिखा भी रहे हैं। हमारी दूसरी मेहमान है ऋचा अनिरुद्ध। ऋचा अनिरुद्ध ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट से की। उन्होंने टेलीविजन जर्नलिज्म में अपना दखल रखा। जी न्यूज हो या CNN न्यूज 18 का नेटवर्क, सब में ऋचा जी की एक अलग पहचान रही। जिंदगी विद ऋचा शो से उन्होंने मानवीय स्टोरीज को, ह्यूमन स्टोरीज को बहुत ही संवेदनशील तरीके से हम लोगों के सामने रखा। ऋचा जी रेडियो पर भी एक जानी मानी आवाज है। इन 2 पत्रकारों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। यहाँ से मैं बात शुरू करना चाहती हूँ। नीलेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी रही, आपने गाँव कनेक्शन तक का जो सफर तय किया, उसमें स्थायी भाव क्या रहा इस पूरी जर्नी का? स्टोरी टेलिंग। क्योंकि जब मैं पत्रकारिता में आया तो वो भी एक तरह की स्टोरी टेलिंग थी। मैंने किसी एक बीट के लिए काम नहीं किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि एक अलग अलग विषयों पर लिखता रहा, अलग अलग जगह जाता रहा, मानवीय संवेदना से सामना हुआ, जिसने मुझे एक बेहतर पत्रकार और बेहतर इंसान बनाया। और इंडिया अब्रॉड में पहले मैंने काम किया 3 साल। तो NRI ऑडियंसेस के लिए मैं रिपोर्टिंग करता था और वहाँ पर मैं यंगेस्ट रिपोर्टर था। मैं 22 साल का था और मुझसे अगले जो थे वो अब मेरी उम्र के थे, 20 साल ज़्यादा के। और उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस में काम किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। वो भी एक अनोखा और अलग अनुभव था। और फिर हिंदुस्तान टाइम्स में मैं जहाँ आखिरी मेरी उम्मीद है मेरी ज़िंदगी की आखिरी नौकरी थी, जो कि डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पे। मैं अक्सर कहता हूँ आई होप इट वाज द लास्ट डे जॉब ऑफ माई लाइफ। और उस सब में एक ही चीज़ कॉमन थी। फिर बीच में जो गाने लिखने शुरू किए 2002 से, जिस्म मेरी पहली फिल्म थी और फिर लगभग 30-35 फिल्मों में गाने। वो भी एक तरह की स्टोरी टेलिंग थी। कोशिश थी कि एक कुछ कहानी बताई जाए और एक बात हो। किताबें जो लिखने का मौका मिला, 5-6 किताबें लिखने का मौका मिला। तो आई थिंक स्थायी भाव यही था। और एक और स्थायी भाव था जिसको अब मैंने एक नाम दिया है। जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ और ये पाता हूँ कि सब कुछ यही तो था, और वो नाम है स्लो। मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है वो जाने अनजाने किसी एक्सेल शीट का ग़ुलाम हो के नहीं किया। किसी मार्केटिंग के व्यक्ति ने नहीं कहा कि ऐसे करना है। रेडियो पे कहानियाँ सुनानी शुरू की तो ये नहीं था कि किसी मार्केटिंग के व्यक्ति ने बताया कि भैया आपको इतने साल से इतने साल की उम्र के बीच के लोगों को कहानियाँ सुनानी है और इस तरह की कहानियाँ सुनानी है। या जब गांव का प्लेटफॉर्म शुरू किया वगैरह। तो मुझे लगता है कि चाहे वो ज़मीनी पत्रकारिता करने की कोशिश और उसको एक मंच देने की कोशिश थी, चाहे अपने गीतों के माध्यम से एक साफ़ सुथरा अपने बिना जो स्टीरियोटाइप्स और ऑब्जेक्टिफिकेशन आता है गीतों में, उसको लाए हुए गीत लिखने की कोशिश थी, चाहे ग्रामीण मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे कहानियाँ। तो एक वही था, स्लो ही था। और मेरे जीवन का एक अगर शब्द जिसको परिभाषित करता है तो वही है। और अब उसको नाम दे दिया है और अब उसी की छतरी के तले हम कई चीज़ें कर रहे हैं।
इला जी, जब आपने शुरुआत की थी, उस समय मुझे लगता है टेलीविज़न की दुनिया धीरे-धीरे ओपन हो रही थी और जब आप अपने चरम शीर्ष पर थी टेलीविज़न पत्रकारिता में, उस समय एक एक तरीके की होड़ लग गई थी, तेज़ बोलना, तेज़ आवाज़। वो आज जो फ़ॉर्मेट है, वो फ़ॉर्मेट की शुरुआत हो चुकी थी और स्पीच, दिनेश जी ने जो शब्द यूज़ किया स्लो, आपका जो फ़ॉर्मेट था, वो स्लो का फ़ॉर्मेट था। बिल्कुल शांति से, जी। आराम से, ह्यूमन इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हुए, टेलीविज़न पर कोई व्यक्ति किसी का साक्षात्कार देखते हुए रो भी सकता है, ये ये जो एटीट्यूड था, ये शायद आपके शो से आना शुरू हुआ। आपकी जर्नी कैसी रही इस पूरे काम में? शुभ्रस्ता, शुरुआत तो जैसे हम लोग जब बात कर रहे थे 96 में, मतलब सबसे पहले बाय चांस बिल्कुल तुक्के में मुझे दूरदर्शन का एक शो मिला था, अंकुर करके, गार्डनिंग पर आया करता था संडे सुबह 9 बजे, अब पता नहीं आता है या नहीं। और स्पिक मेके एक एनजीओ है, आप लोगों को पता होगा, जो क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करता है। मैं स्पिक मेके में काम किया करती थी, तो दूरदर्शन बना रहा था एक कर्टन रेजर। आप सोचिए, कई बार मुझे लगता है हाउ डेस्टिनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। तो एज अ पार्ट ऑफ स्पिक मेके मुझे सिर्फ साउंड बाइट देनी थी दूरदर्शन को उस कर्टन रेजर के लिए। हमारा एक नेशनल कन्वेंशन होने वाला था चेन्नई में, तो किरण सेठ ने कहा, जो फाउंडर है स्पिक मेके की, ऋचा को भी बोलना एक बाइट दे देगी। ठीक है, तो जब मैं रिकॉर्ड अपना बोल रही थी, कुछ मुझे पता भी नहीं, बिल्कुल झांसी से आई हुई एक लड़की थी, तो उनके कैमरामैन ने कहा ये बहुत फोटोजेनिक है, और दूरदर्शन में बहुत सीनियर रमेश शर्मा जी थे, तो उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि कभी टीवी में ट्राई किया है? तो मैंने कहा सर मैं तो झांसी से आई हूँ, मैं तो किसी को जानती नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने उस जमाने में पेजर नंबर होते थे, मेरा पेजर नंबर दिया कि अच्छा मुझे फोन करना। वो पेजर नंबर भी मैं पता नहीं भूल गई। 2 महीने बाद मैंने सोचा चलो, वो एक सर मिले थे, उन्होंने नंबर दिया था, तो उस पर मैंने पेज किया कि सर मैं कल आऊंगी आपसे मिलने, संसद मार्ग पे जाना था। और जब मैं अगले दिन पहुंची तो वो तो वहां नहीं थे, उनके असिस्टेंट ने कहा कि आप एक काम कीजिए, 2 दिन बाद थोड़ा हल्का सा मेकअप वेकअप कर लीजिएगा, गुलाबों पे कुछ लिख लाइएगा, कुछ सवाल ले आइएगा, अभी गुलाब लगाने का मौसम है। तो मैंने कहा सर मेरा ऑडिशन तो हुआ नहीं। बोले आपकी जो बाइट साउंड बाइट लाए थे, उससे हमें समझ में आया कि आपकी आवाज, आपका चेहरा, आप बोल लेंगी, आप लिख लेंगी। अच्छा, सो इमेजिन दैट वाज माय एंट्री इनटू टीवी। लेकिन सब कुछ बहुत शांति वाले काम थे जितने भी किए। 2002 में जब हार्ड न्यूज में भी आई, तब भी डिस्कशंस में हमारे यहाँ लड़ते नहीं थे। जो भी गेस्ट है आपके यहाँ, आप उससे बहुत तमीज से बात करते थे, चाहे वो फोन पर आपके साथ कनेक्टेड है या स्टूडियो में आपके साथ। आप यकीन नहीं करेंगे शुभ्रस्ता, मतलब मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ, 2007 में जिंदगी लाइव शुरू हुआ, तो 2002 से लेके 7 में, जैसा आप कह रही है ना, कि बिल्कुल न्यूज का फॉर्म चेंज होने लगा था। ये देखिए, ये गाय और बिच्छू, और ये पहले एक अजीब तरह की स्टोरीज का ट्रेंड शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2007 में मेरी जिंदगी में जिंदगी लाइव ना आता, तो शायद मैं तब मीडिया छोड़ चुकी होती, क्योंकि मुझे अजीब तरह से फ्रस्ट्रेशन होने लगा था। जैसे फर्ज कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज में मैंने घंटों एंकरिंग की है। देश में गड्ढे हैं और गड्ढों में लापरवाही से बच्चे गिर जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बट द वे वी वर डीलिंग विद कि प्रिंस गड्ढे में गिर गया, नीलेश को याद होगी वो स्टोरी, मुझे लगता है एज अ व्यूअर आपको भी याद। रात भर और मैं उसमें खड़ी हूँ, और फ्रस्ट्रेशन आपको पता है किस बात पे हो रहा था? मैंने तो एंकरिंग किया मुझे, और मतलब जिस समय वो प्रिंस निकाला भी जा रहा है, सब कोशिशें, उस समय जब आपसे कहा जा रहा है कि, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, फलाना सिंगर फोन पर है, इनसे सवाल पूछो, तो मैं सोचती थी एक बच्चा गड्ढे में गिरा है, लेकिन ऑल दैट यू वांट फॉर योर टीआरपी इज अ सिंगर टू मेक अच्छा उनसे गाना गवा लेना। तो मुझे समझ में आने लगा था कि हम जिस सेंसिटिविटी की बात मीडिया में करते हैं, वो दरअसल बहुत बड़ा फसाड है, मुझे लगता है, मतलब वो धोखा है। ओवर हियरिंग अ बॉस से किसी आतंकी हमले में, अरे यार 100 मरे तो मजा आए, 100 से कम मरने में मजा नहीं आएगा। और मैं ना तब आप एकदम शॉक्ड हो जाते थे, क्या बोल रहे हैं ये एक बहुत बढ़िया स्टोरी है ये बलात्कार की, चलाओ। धीरे धीरे आदत पड़नी तो शुरू हुई, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कुछ था जो बहुत डिस्टर्ब करता था। 2006 तक आते थे तो मैं फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, 4-5 साल में। सो थैंकफुली वो शांति वाला जो आप कह रही हैं, जिंदगी लाइव आ गया, तो मुझे मेरे तरह का काम करने का मौका मिला। फिर 2-3 साल रहे जब मैं जिंदगी लाइव भी कर रही थी और मैं न्यूज भी कर रही थी। वो स्विच ऑफ बड़ा गड़बड़ हो रहा था कि सैटरडे संडे वीकेंड में तो आपने बड़ी सेंसिटिव स्टोरी रिकॉर्ड करी है, आपने एक एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ बैठ के उसकी लड़ाई की बात की है, और मंडे शाम को आप अचानक फिर अपने प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ अजीब सा काम कर रहे हैं। फिर मैंने धीरे धीरे अपने बॉसेस को कन्विंस करके कि ये 2 तरह के काम नहीं हो पाएंगे मुझसे, मुझे आप एक ही तरफ रहने दीजिए, मुझे सिर्फ जिंदगी लाइव कर लेने दीजिए। बिकॉज दर्शक भी मुझे अच्छा, तब तक वो चिल्लाना शुरू हो चुका था, उससे मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी बहस में, डिबेट्स वाज नेवर माय कप ऑफ टी। आई थिंक इट टुक अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल
टू विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम न्यूज एंड देन टू डिसाइड कि अब जिंदगी में जो करना है वो फिर ये है, फिर जिंदगी लाइव है, या उसके बाद वो जिंदगी विद रिचा हो गया, या रेडियो शो भी दिल्ली मेरी जान हुआ, या फिर अब बिग हीरोज है। तो फिर मैंने अपना जिंदगी की एक जो राह होती है ना वो पकड़ ली थी। संघर्ष था उसमें, क्योंकि लोग कहते हैं आप प्राइम टाइम एंकरिंग कीजिए ना, न्यूज पढ़िए ना, सो बट देन यू हैड टू चूज, तो मैंने फिर वो चूज किया। नीलेश जी, आपके तमाम परिचयों में से पत्रकार, लेखक, स्टोरी कहानीकार, गीतकार, स्क्रिप्ट राइटर और अब शायद किसान भी, ये सबसे इंटरेस्टिंग काम आपके लिए क्या है और सबसे आपकी चिट्ठी सबसे ज्यादा कहाँ पे खिलती है? मैं रोज़ सुबह जब उठता हूँ तो ख़ुद को एक ताना देता हूँ मन ही मन कि मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ और मैं अपने शो के लिए कहानियाँ नहीं लिख रहा हूँ। और ये मेरा सबसे बड़ा अफसोस भी है। पिछले 7-8 साल में 2012 के दो छोर जो थे, जनवरी और दिसंबर, मेरी ज़िंदगी के दो महत्वपूर्ण पड़ाव आए। जनवरी में मैंने स्टोरी टेलिंग शुरू की और जैसा ऋचा बता रही थी, एक इत्तेफाकों का सिलसिला था। मैंने न कभी चाहा था करना, न मुझे पता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, न कभी किया था। मैं तो एक अखबार का रिपोर्टर था हिंदुस्तान में। मैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर था और चालाकी से रिपोर्टर लगातार बना रहता था, ताकि क्योंकि आप जैसे जैसे एडिटोरियली बढ़ते जाते हैं आप वो करना छोड़ देते हैं जिसके कारण आप उस प्रोफेशन में आए हैं। तो अगर मैं 30 रिपोर्टर्स की टीम के साथ एक प्रोजेक्ट बनाता था तो 30वां मैं होता था। आवाज़ की दुनिया से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए और फिर दिसंबर में गांव कनेक्शन के अखबार नाम के अखबार की स्थापना की। और वो भी अब पलट के देखता हूँ तो थोड़ा उसमें नासमझी थी, क्योंकि मैंने गांव कनेक्शन इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे पत्रकारिता से बहुत प्यार था और है। लेकिन एक पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म चलाते कैसे हैं, एक बिज़नेस कैसे चलाते हैं, ये मुझे तमीज़ नहीं थी। काश होती। मैं वो फरहान अख्तर था जिसके पास कोई रितेश सिद्धवानी नहीं था ये बताने के लिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो शुरू का जो एक्साइटमेंट था और उसके बाद बहुत मुश्किलें आईं उसमें लगातार। और फिर उसके बाद हम ने जो, क्योंकि हिंदुस्तान बदल गया था 2012 से 2019 तक। ऋचा भी हमारी शुरुआत के दौर में कॉलमनिस्ट रही हैं। इनका बड़ा अच्छा कॉलम होता है जिसका मैंने ही नाम दिया था, ज़िंदगी रिचार्ज। तो वो सफ़र रहा और इसीलिए वही मुझे लगता है कि वो जो दो बड़े बदलाव थे। मुझे तो गांव कनेक्शन का रिपोर्टर बनना है, मुझे रेडियो पर जो कहानियां मैं सुनाता हूं उनको लिखना है, मुझे सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं बनना है। और कोशिश कर रहा हूं कि वो जगह बनाऊं फिर से। पिछले साल गांव कनेक्शन ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की कि बिना किसी इन्वेस्टर के, बिना विज्ञापन के हम लोग पहले ब्रेक इवन हुए और फिर प्रॉफिटेबल हो गए थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद कोरोना आ गया तो कहानी बदल गई, लेकिन अभी भी गांव कनेक्शन अपने पैरों पे खड़ा है। और ये भारत में ही नहीं, मैं तो गर्व से कहूँगा कि शायद दुनिया में एक अनोखा प्लेटफॉर्म होगा जो बिना मेंबरशिप, बिना इन्वेस्टमेंट के इंडिपेंडेंट है। हम किसी तरह से अलाइंड नहीं हैं पॉलिटिकली किसी पक्ष की ओर। मेरा हमारी टीम की ओर बस सिंपल ब्रीफ है कि भाई जैसे पुराने ज़माने में पत्रकारिता करते थे वैसा कर दो, हेडलाइन में जो लिखा हो वो नीचे जस्टिफाई हो जाए बस। तो और यही लगातार एक चैलेंज भी रहा है। पर पिछले 8 साल में एक एंटरप्रेन्योर बनने में, एक छोटे उद्यमी बनने में, मैंने अपने अंदर का पत्रकार, अपने अंदर का लेखक, अपने अंदर का जो कलात्मक व्यक्ति है उसकी कहीं ना कहीं और बहुत बार आहुति दी है। और ये मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। इस आहुति को लोग समझते भी नहीं हैं। लोग समझते हैं कि
मैं अगर एक मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, एक स्टार्टअप चला रहा हूँ, तो मैं मालिक हो गया, जैसे मीडिया के मालिक होते हैं। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ जो अपने मन का काम करना चाहता था और अपना साथी रिपोर्टरों को एक ऐसा मंच देना चाहता था कि वो अपने मन का काम करें। लेकिन तो हाँ, मैं यही कोशिश है कि वापस वही करूं जिसकी मोहब्बत के कारण मैंने ये सारा सफ़र शुरू किया। अच्छा जी, एक बात नीलेश जी ने कही जो कहीं ना कहीं अटक गई मेरे दिमाग में, कि हेडलाइन में जो लिखा हो वो नीचे की स्टोरी में जस्टिफाई हो। मीडिया का जो स्वरूप बदल गया है आज, जब सब कुछ हेडलाइन पॉलिटिक्स होती है एक तरीके की, इसमें आप कई बार भ्रामक चीजें भी लिखते हैं हेडलाइन में ताकि वो क्लिक बेट हो और लोग आकर के पढ़ें। एक और प्रश्न जो नीलेश जी के कॉन्वर्सेशन से मुझे लग रहा है कि वो और पुराने जमाने की पत्रकारिता करनी है। क्या थी वो पुराने जमाने की पत्रकारिता? आप लोगों ने वो समय जिया है और अपने अपने हिसाब से आप लोग जीने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। वो क्या था जो गुम हो गया? हाँ, मतलब हमसे भी पहले के लोग शायद उसको और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। हम तो बहुत बाद के हैं, जो सिर्फ शायद जो प्रिंट वाले हैं उन्हें हमेशा शिकायत रहती है कि टीवी, पहले शिकायत सिर्फ टीवी से थी प्रिंट वालों कि आप उतनी इन डेप्थ, मतलब अगर 4 कॉलम की स्टोरी अखबार में है तो आपने तो एक हेडलाइन में पढ़ दिया या 2 मिनट की स्टोरी में उसको निकाल दिया, तो आप क्या जाने। अब क्या हो गया, वो टीवी से भी वो वेबसाइट्स और ब्लाइंड आइटम्स जो अभी हम लोग आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इतनी बात करें शुरू, मैं एज एन एंकर बात कर सकती हूँ कि पहले जब बुलेटिन होती थी तो मतलब एक कम से कम आपने अगर एक बुलेटिन देखी तो एक पूरी, मतलब ऐसा लगता था कि आप अगर एक दिन भर में एक बुलेटिन देख लें तो कंप्लीट है, क्योंकि उसमें सब तरह की खबरें होती थी। मतलब अंदाज कई बार अलग अलग बदले, लेकिन हम राजनीति की भी अगर बात करते थे तो 2 स्टोरी चलिए राजनीति की हो गई, लेकिन फिर हम लास्ट में कहते थे आज दिल्ली में फलाने ऑडिटोरियम में महान संगीतकार का एक प्रोग्राम भी हुआ, तो हो सकता है चलते चलते हम उसकी भी क्लिप दिखा देते थे। मतलब मुझे कई बार लगता है कि कुछ तो जस्टिस हर आइटम के साथ होती थी, उतना आप उसको फुटेज दे रहे हैं वो अलग बात होती है। धीरे धीरे वो सब खत्म होता चला गया। मुझे याद है जब रिपोर्टर से मैंने ये कह दिया कि अब मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगी, मैं प्रोग्रामिंग में जाना चाहती हूँ, क्योंकि हर दिन मेरी स्टोरी आइडिया रिजेक्ट हो जाते हैं। और स्टोरी आइडिया इसी तरह के होते थे, मैं बोलती थी कि वो ये परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पर, तो आर्ट एंटरटेनमेंट आप देखिए ना। आज मुझे बताइए किस न्यूज चैनल पर एक अच्छा सोशल इश्यूज का प्रोग्राम चल रहा है? आपको एक भी नाम याद नहीं आएगा। आप मुझे बता दीजिए आर्ट कल्चर, या जैसे नीलेश कह रहे हैं, नीलेश ने गांव का इतना किया, कुछ समय के लिए एक चैनल पर इनका एक शो गांव कनेक्शन वाला आया। कितने चैनल्स की बुलेटिन में, प्राइम टाइम बुलेटिन में आप इस समय असम की बाढ़, या वैसे भी मैं कह रही हूँ बाढ़ का ही क्यों इंतजार करना है, रूरल उसकी कोई भी स्टोरी। अब क्या हो गया, एक जो शुरू होगी वो उसी पे 20 मिनट का डिबेट होगा, फिर उसके अगले घंटे में फिर किसी और मुद्दे पे, मतलब पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, चीन हो गया, कोरोना हो गया, वो सब तो है ही, लेकिन पूरी बुलेटिन लूप में आप एक बाइट पे चला देते हैं। अच्छा, फिर कई बार ऐसा लगता है आज इस पूरी तफ्तीश होगी, होता कुछ नहीं है, एक बाइट पे पूरी बुलेटिन निकाल दी जाती है, जिसमें अगर आप बैठ के आप आधा घंटे बाद उठेंगे तो आपको कहीं पर भी अपने दिमाग में भी एक वैल्यू एडिशन फील नहीं होगा कि आपने देखा क्या। तो मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें, किसी भी स्टोरी का इन डेप्थ में जाना या कुछ समझना, किसी एक्सपर्ट को 5 मिनट लगातार, आप हमें इतना बोलने दे रही हैं, ये फॉर्मेट न्यूज में है क्या? कोई एक्सपर्ट अगर आप बुला तो लेते हैं कि ये हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे ये एक्सपर्ट, आप बोलने नहीं दे रहे उन्हें। आपने 8-8 10-10 विंडोज खोल ली हैं, डज दैट इवन मेक एनी सेंस? अच्छा, फिर 8-10 विंडो भी खोल ली है, आप तो बहुत जगह पैनल में जाती हैं शुभ्रस्ता, वो पूरे 8-10 लोग एक साथ चिल्ला रहे होते हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि फिर इन लोगों को बुलाया क्यों था, अगर सबको सिर्फ एक सेम टाइम पे चिल्लवाना था। आपके हाथ में सब कुछ है। आपसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं 14-15 साल न्यूज में वापस आई, मुझे कहा गया कि नहीं न्यूज पढ़ सकती हो तुम। एक बार ऐसा हुआ कि किसी और एंकर की बुलेटिन थी, वो एंकर नहीं आई, तो मुझसे कहा गया कि भाई आप बुलेटिन कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। कोई विवाद था, दिल्ली सरकार और जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स की कुछ हड़ताल थी, तो दिल्ली सरकार से भी एक आए हुए थे। मैं बड़े अच्छे से, जैसे हमारी वो आपने कहा ना पुराने जमाने में कैसे होता था, मैंने बड़े अच्छे से कि देखिए आप लोग बात क्यों नहीं करते आपस में, बिल्कुल ना दादी माँ बन के पूरी सलाह वाला दी। उन्होंने कहा हाँ कुछ एक अग्रीमेंट जैसी कुछ बात हो रही है, वो ठीक है, वो चाहे स्टूडियो का फेक हो, बट शांति से बात हुई, वो पूरा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने किसी के ऊपर खड़े होकर पानी फेंक दिया, गाली गलौज नहीं हुई। तो जब बुलेटिन खत्म हो गई मुझे लगा बड़ा अच्छा हुआ। जब प्रोड्यूसर आके बोलता मैम ये क्या किया आपने? मैंने कहा क्या किया? बोला अरे आपने लड़वाया नहीं इनको। मैंने कहा लड़वाया क्या नहीं, कुछ बात हुई ना,
बोला हमें क्या करना है सोल्यूशन से। शुभ्रता एग्जैक्ट लाइन थी, सोल्यूशन से हमें क्या करना है, हमें टीआरपी चाहिए। सो जो आप कह रही हैं पुराने से अब क्या बदला, टीआरपी हमेशा ही चाहिए होगी, मैं ये नहीं, मुझे टीआरपी से कोई विरोध भी नहीं है, भाई सबको अपना बिजनेस चलाना है, सबको चाहिए, रीडरशिप चाहिए, व्यूअरशिप चाहिए। लेकिन जब अगर हम पत्रकार ये कहने लगेंगे कि सोल्यूशन से, सरोकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ देश के समस्याओं के हल ढूंढने नहीं बैठे, तो वहां आपको लगता है कि कुछ ये गलत बदलाव हुआ है, ये बहुत गलत हो गया है। एंड नीलेश वुड एग्री टू मी कि आजकल ओवरऑल सोच मीडिया से जुड़े लोगों की यही है कि हम वो स्टोरी दिखाएंगे जिससे सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाकी हमारा इससे ज्यादा हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये बदल गया है। जी, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ नीलेश जी मैं आपसे कि पत्रकारिता, उसके साथ साथ एक्टिविज्म और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स, मुझे लगता है एक समय ऐसा था जब आप न्यूज़पेपर उठाते थे तो आप ये डिलिनिएट कर पाते थे कि पॉलिटिक्स कहाँ पे है, एक्टिविज्म कहाँ पे है और जर्नलिज्म कहाँ पे है। आज ये तीनों चीजें ऐसी गुथ गई हैं और मैं तो मतलब ये इस शो के फॉर्मेट के अलावा भी मेरा एक जीवन है जिसमें मैं बहुत अग्रेसिव और पैशनेट होकर के बातें बोलती हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है कि कुछ जो जर्नलिस्ट हैं जिनको पॉलिटिकिंग करनी है बहुत ज्यादा, उनको एक्चुअली पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए पॉलिटिक्स में, पत्रकार थे, पॉलिटिक्स में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन एडिटोरियल पोजीशन पे बैठ करके जो पॉलिटिकिंग की जाती है नीलेश जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अभी के जमाने के जो यंगस्टर्स हैं जो मीडिया एज अ प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, इन तीनों में किस तरीके का विभेद हो, इस पे आपकी क्या राय है? रॉकेट साइंस नहीं है। पुराने ज़माने की पत्रकारिता ये थी कि फुटवर्क की पत्रकारिता होती थी, रिपोर्टर फील्ड में जाए, और मैं अखबार का बंदा हूँ, तो मैंने कभी टीवी चैनल में काम नहीं किया। फुटवर्क की पत्रकारिता में एक जो मेहनत होती थी और जो एक्सपोजर होता था दुनिया का, वो आपको एक समझ देती थी, आप एक वेल राउंडेड पर्सन बनते थे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों के इंटरव्यू किए हैं जिनसे मैं सहमत नहीं था, अभी भी नहीं सहमत हूँ, और ये कॉमन प्लेस है। मैंने एक बार एक पाकिस्तानी एक 25 साल का लड़का था जो लश्कर तैयबा में काम करता था, और वो अरेस्ट हो गया था, और मैंने उससे 2 घंटे बातचीत की, और जब बातचीत ख़त्म हुई तो मैं ये सोचता रहा कि ये लड़का जो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखता था, जो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट की गज़लें सुनता था, बहावलपुर शहर में रहता था, जो मसूद अजहर जो इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग में फ्री किया गया था उसके शहर, ये 25 साल की उम्र में बंदूक लेके कुपवाड़ा कैसे पहुंच गया मरने के लिए? मैंने पत्रकारिता में हमेशा दूसरा बन के सोचने की तमीज़ सीखी है। मैं दूसरा बन के सोचना जानता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं उस दूसरे से इत्तेफाक रखूं, बट आई कैन बिकम द अदर। मैं उस 25 साल के लड़के के जीवन की कल्पना कर सकता हूँ, उसके मोटिवेशंस की कल्पना कर सकता हूँ। मैंने उससे एंड में कहा कि मैं आपके रास्ते, आपके मोटिवेशंस, आपके आइडियल से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके जज्बे की दाद देता हूँ। और ये मैं उसे कह, एंड आई कैन वी से इन द सेम सेंटेंस। अभी चक्कर क्या है कि एक ट्वीट पर मुझे मेरे इंटायर करियर, इंटायर कैरेक्टर, इंटेग्रिटी, इस सबको जज कर लिया जाएगा। अब कई चीज़ों पर ट्वीट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन खैर, मैं उस मुद्दे पर नहीं आ रहा हूँ। बट जो आज के ज़माने की पत्रकारिता है, वो पहले अखबार एक ढांचा आपको देता था कि ये रोज़ आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है,
इसमें प्रथम पृष्ठ पर सारे समाचारों का सार है, उसके बाद अलग अलग तरीके का डिवीज़न है, 11वें पन्ने पे एडिटोरियल है, वहाँ सिर्फ ओपिनियन मिलेगा आपको, और फिर इस तरह से कहीं फिल्में हैं, कहीं स्पोर्ट्स है वगैरह। आज दुर्भाग्य से मुझे ये बताना पड़ता है गांव कनेक्शन के रिपोर्टर को, बार बार याद दिलाना पड़ता है जब कोई नया आता है कि मुझे ओपिनियन नहीं चाहिए तुम्हारा। ये बताना क्यों पड़ता है मुझे बताना पड़ता है कि मुझे कोट्स एग्जैक्ट चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए, अगर गलत अंग्रेजी में बोला है, गलत हिंदी में बोला है, शब्दशः चाहिए। मुझे याद दिलाना पड़ता है हमारे रिपोर्टर्स को, हमारे इंटर्न्स को कि तुम सिर्फ एक पोस्टमैन हो और कुछ नहीं हो। एक पत्रकार सिर्फ एक पोस्टमैन होता है। लेकिन आज के समय में पत्रकार को लगता है कि वो खबर कवर नहीं कर रहा है, वही खबर है। That I am not covering a story, I am the story। क्योंकि जब से पत्रकार होर्डिंग पे पहुंच गया, जब से पत्रकार का प्रोमो बन गया, जब से वो ऐसा यूं करके खड़ा होने लग गया एक विज्ञापन में जो दिन में 10 बार आता है, तो आपने वो दर्जा दे दिया कि वो जो ह्यूमिलिटी, जो विनम्रता, जो ऑब्जेक्टिविटी, वो आप एक यूर अ पासर बाय, आप वो शेर है ना, बाजार से निकला हूं खरीदार नहीं हूं, आप वो हो, लेकिन आप खरीदार बन जाते हैं। कई बार आप कोई तकलीफ खरीदते हैं, कई बार आप प्राइड खरीद देते हैं, कभी आप डर खरीद देते हैं, आप किसी न किसी तरह का एक उत्पाद ले लेके और वो उस ज़मीन से खरीद के अपने दर्शकों को जाके बेचने लग जाते हैं। अ पोस्टमैन, अ जर्नलिस्ट इज ओनली एंड ओनली अ पोस्टमैन। पर मेरे जैसे लोग या रिचा जैसे लोग इस समय शायद अपवाद ही नहीं, हास्य का विषय भी होते होंगे। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी हिंदुस्तान टाइम्स में, अगर मैं हिंदुस्तान टाइम्स में टिका रहता, मैं नंबर 3 पोजीशन में था, यूँ समझिए राष्ट्रीय स्तर पे एडिटोरियली। अगर मैं टिका रहता तो और ऊंचाइयों तक जाता। लेकिन जब मैं सबैटिकल पे चला गया 6 महीना के लिए बम्बई, और उसके बाद नौकरी छोड़ दी, तो लोगों ने सोचा ये तो पगला गया, ये क्या कुछ गांव में एनजीओ टाइप करने जा रहा है, कुछ गांव कनेक्शन नाम करने जा रहा है। और मैं सचमुच में पगला गया था, क्योंकि अगर पता होता कि इतनी मुश्किलों भरा आगे का रास्ता होने वाला है तो शायद नहीं जाता इस रास्ते पे, शायद सेफ खेलता, क्योंकि मैंने अपनी सारी कमाई इसमें लगा दी। ये कहानियां मैं कहीं बता नहीं पाता और बताता भी नहीं हूँ कि ऐसा एक दिन था जब मेरे बैंक अकाउंट में 7,000 रुपये थे और मुझे 107 लोगों की तनख्वाह देनी थी। मैं जानता हूँ ये जो ऐसी तकलीफ़ें फाउंडर की होती वो कहीं नहीं बता पाते। एक ऐसा दिन था जब मेरी बेटी 3 महीने की थी, मैंने ये सब बातें कहीं पब्लिक मंच पे नहीं कही हैं, और मेरे बैंक में 7,000 रुपये थे, और मैं नीचे गया और मैंने अलमारी खोल के देखा कि उसके लिए पाउडर मिल्क मेरे पास इनफ है कि नहीं है, 9 प्रो। और मैंने क्योंकि मेरे पेमेंट्स डिलेड थे तो मैं सैलरी नहीं दे पा रहा था, तो मैंने फिर पहली बार, एक ही बार 8 साल में एक बार मैंने अपने साथियों को इकट्ठा किया गांव कनेक्शन में, और मैंने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि इस बार आपकी तनख्वाह मैं 2 टुकड़ों में दूंगा, एक 1 तारीख को और एक 15 तारीख को। वो एक ही बार हुआ है इतिहास में। पत्रकारिता या गांव कनेक्शन शुरू करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, और मेरे कई दोस्तों ने मुझसे पूछा पिछले कई सालों में कि तुम क्यों कर रहे हो ये, तुमने जितना अपना पर्सनल मनी लगाया है इस पे, उससे तुम कई शहरों में बड़े बड़े घर ले सकते थे। लेकिन एक बेवकूफ़ी थी कि पत्रकारिता अच्छी लगती थी, जर्नलिज्म अच्छी लगती थी, वही पुराने टाइप की। और वैसा शायद धीरे धीरे मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था और वहाँ पर पहली बार मार्केटिंग का पर्सन एडिटोरियल मीटिंग में बैठने लग गया था, पहली बार। और ये बीमारी टाइम्स ऑफ इंडिया से आई थी। मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बीमारी वहाँ से आई,
और हिंदुस्तान टाइम्स में मार्केटिंग का व्यक्ति बैठने लग गया, बड़ा अच्छा इंसान था, मेरा दोस्त था, लेकिन बैठने लग गया था। और एक दिन हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटोरियल मीटिंग में उसने कहा कि वो जो अरिंदम चौधरी लंबे बाल वाला उस समय IIPM चलाता था, उसने कहा कि भाई ये इन पे एक स्टोरी कर सकते हैं क्या, उसने एडिटोरियल मीटिंग में कहा। और मैंने कहा खबरदार इस पे मीटिंग की, ये फ्रॉड, इस पे स्टोरी की, ये फ्रॉड आदमी है। और मुझे तब बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो स्टोरी नहीं हुई, लेकिन वो हवा का रुख एक तरफ हो चुका था। तो मुझे जब लगता था कि गांव की आवाज क्यों नहीं है मुख्यधारा पत्रकारिता में, गांव में तो इतना कुछ है बताने को, अच्छा भी बुरा भी, पर वो क्यों नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है। जब मैं कोई झारखंड के गांव से या छत्तीसगढ़ से या कश्मीर से स्टोरी लेके आता हूं तो डेस्क थोड़ा अनमना सा हो जाता है। अच्छा, मैं चूंकि सीनियर था तो टच भी नहीं कर सकते थे स्टोरी, लेकिन उन्हें जरूर लगता था कि ये कैसी कहानियां हैं। मार्केटिंग वाले कहते थे कई बार कि कैन यू हैव सम स्टोरीज अबाउट यंग ऑडियंसेस। तो वो जरूर मुझको तकलीफ देता था। और उसके बाद जब गांव कनेक्शन शुरू किया, मुझे पता नहीं था मैं क्या शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ। जब अखबार शुरू हुआ और ये जद्दोजहद शुरू हुई तो रियलाइज़ किया कि इंडियन रीडरशिप सर्वे में रीडरशिप गांव का तो मेजर ही नहीं होता है। तो आप तो जंगल में मोड़ ना चाहे, आप जितना वहां पे तीर मार लें, क्योंकि हमको तो ये भ्रम था कि जो एडवर्टाइजर्स हैं 6 महीने बाद हमारे दरवाजे के सामने लाइन लगा के खड़े होंगे और गांव कनेक्शन चल निकलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रीडरशिप मेजर नहीं होती है, रूरल रीडरशिप मेजर नहीं होती है, क्योंकि रूरल इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, न पॉलिसी मेकर के लिए इंपॉर्टेंट है, न जर्नलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, न अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम करते रहते थे। और फिर एक वक्त आया जब मुझको उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक रेडियो शो करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे गांव कनेक्शन को जिंदा रखना था। फिर मैंने अभी तत्कालीन सरकार के लिए कुछ रेडियो शो किया, फिर केंद्र सरकार के लिए कभी किया, ब्रांड्स के लिए किया। अगर मैं सब नहीं कर रहा होता तो मैं सब नहीं करता, मैं ऐसे कंटेंट नहीं करता। लेकिन एक फाउंडर का दर्द बहुत कम लोग समझते हैं। वो अपनी कुर्सी पे बैठ के बोलते हैं कि अरे आप तो फलाना कर रहे हैं, आप तो इनके लिए शो कर रहे थे, उनके लिए शो कर रहे थे, कभी आप अखिलेश यादव जी का शो कर रहे थे, कभी आप योगी जी का शो कर रहे थे, कभी आप फलाने का कर रहे थे। लेकिन मैं तो लड़ाई लड़ रहा था कि जो 107 परिवार मेरी जिम्मेदारी थे, वहाँ 1 तारीख को तनख्वाह पहुँचे, 1 से 2 ना हो। मेरा अकाउंट्स विभाग जानता है कि अगर 1 से 2 हो जाती है मैं कितना अपसेट हो जाता हूँ तनख्वाह। तो ये बेवकूफ़ियाँ हैं। हम जैसे लोग, हम अजीब लोग हैं, हमारी कोई जगह नहीं है असल में, न मीडिया में जगह है और ना करंट नैरेटिव में हमारी कोई जगह नहीं है। हम जब मैं डिसएग्री करूंगी इससे, आपकी जगह बिल्कुल है। और ये जगह समझने नहीं, और ये जगह, इस जगह को समझना, इस जगह की महत्ता को समझना और इस जगह की जो जर्नी है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल सच है कि आप जैसे लोग कम हैं। चूंकि आप जैसे लोग कम हैं, इसीलिए आप लोगों का मुखर होकर के बोलना भी जरूरी है। मैं पक्ष नहीं लेना चाहती, ऋचा जी और नीलेश जी, किसी भी जर्नलिस्ट का, किसी भी मीडिया हाउस का मैं पक्ष नहीं लेना चाहती, लेकिन ये जो फॉर्मेट है, चाहे हमें कितनी भी दिक्कत हो इस शोर शराबे वाली फॉर्मेट से, इसका एक फायदा जो मेरे जैसे युवाओं को लगता है वो ये है कि कॉन्वर्सेशंस डिसरप्ट हुई। उसके थ्रू जो पॉलिटिक्स होती थी, उस पॉलिटिक्स को जोरदार तमाचा मारने के लिए इस तरीके की आवाज शायद एक मोमेंट के लिए जरूरी थी। लेकिन अब ये वो उस मोमेंट के बाद क्या हो, उसकी आधारशिला भी आप जैसे लोग रख रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो आवाज सोशल मीडिया से ज्यादा आई है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं आई है। जो आप कह रही हो ना, मीडिया हाउसेस अगर एक हेडलाइन या एक नैरेटिव सेट कर रहे थे बहुत सालों से, उसको थोड़ा, जो मेरा पर्सनली मानना है वो ये है, वो सोशल मीडिया। क्योंकि अब क्या होता है ना, हर बात का फैक्ट चेक तुरंत आ जाता है कि नहीं आपने ये कहा, इस चैनल ने ये स्टोरी इस तरह से दिखाई, लेकिन इसका पक्ष ये। तो गलत क्या हो गया है कि एक पक्ष की तरफ से स्टोरीज बताने लगे हैं। तो उसका टूटना, वो डिस्ट्रप्शन बहुत जरूरी था। वो आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो डिबेट से नहीं टूटा है। डिबेट में भी क्या होता है, कई बार हम लोगों को ये नहीं लगता है कि आप कितनी बार ये कह देती हैं किसी एंकर से कि आप एक ही तरफ को बोलने दे रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप समझ रही हैं?
तो वहां पर भी वो एक नैरेटिव सेट करने का सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है कि सबको वो इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बोलने का जो होना चाहिए जिस तरह से, लेकिन वो पॉसिबल भी नहीं है। वो आधा घंटे में आप अगर 5 लोग बिठा लेंगे। मैं शुभ्रस्ता एक चीज पुराने सवाल पे मुझे कोई इंसिडेंट याद आ गया तो जरूर शेयर करना चाहूंगी इफ यू परमिट। 2005 में आपको याद होगा दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। सबसे पहला पहाड़गंज में हुआ था, फिर सरोजनी नगर में हुआ था, और फिर गोविंदपुरी की एक बस में, गोविंदपुरी की बस में हुआ। मेरी एंकरिंग उस दिन क्या हुआ, बस खत्म होने वाली थी। तो जैसा होता है कि 6 बजे आपकी बुलेटिन खत्म होगी और एंकर चेंज होगा, 5:40 पे मेरे कान में बोलते हैं कि रिचा कहीं एक ब्लास्ट की खबर पहाड़गंज में आ रही है और कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आपको, तो जो आप सबसे बड़ा बदलाव कह रही थी ना शुभ्रस्ता, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एंकर होती थी कि अभी अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूं कि पहाड़गंज में आतंकी हमला, हमें नहीं पता है कि आतंकी हमला है या नहीं। दिवाली का टाइम था, धनतेरस थी उस दिन, हो सकता है किसी पटाखे की दुकान में आग लगी हो, यू नेवर नो। उसके बाद खैर एंकर चेंज नहीं होता जब ब्रेकिंग न्यूज आती है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे मैं रात 10 बजे तक मैं अकेली एंकर कर रही थी। लेकिन लगातार मैं ये कह रही थी आप लोग घबराएं नहीं, आपका कोई अपना अगर बाहर हो तो उसको घर बुला लें। मैं आपको समझाती हूँ पहाड़गंज कैसा इलाका है। जब तक इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे थे, आई वाज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग दैट आई कुड टू पैसिफाई द व्यूअर कि आप मुझे इनफैक्ट बाद में एक किसी ने कहा, बोले आप इतने अच्छे से कह रही थी, बोले मेरी मम्मी थी तो मैं घबराई नहीं, मेरी मम्मी से कहा घर आ जाओ। तो आपको कई बार लगता है कि आप शायद नहीं समझ पाते एज एन एंकर, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप पैनिक क्रिएट ना करें। आज की स्थिति में आप दोनों से पूछती हूँ कि अगर एक ब्लास्ट की खबर सिर्फ प्रोड्यूसर एंकर को बताएगा कि एक ब्लास्ट हुआ है, क्या होगा स्टूडियो का माहौल और क्या वॉल्यूम होगी एंकर की। मतलब ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्टूडियो में ही बम फट गया है। और आप समझ रहे, वो सीरियल ब्लास्ट थे, मुझे उसकी एंकरिंग हैंडल करनी थी 4 घंटे। ये बहुत बड़ा बदलाव शुभ्रस्ता आ गया है। आई समटाइम्स फील द एंकर्स हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका भी एक दायित्व है। तो जो एंकर, जब मैं कह रही हूँ तो वो सिर्फ एंकर नहीं है, उसके पीछे जो प्रोड्यूसर, आउटपुट की पूरी टीम है, रिपोर्टर है, वो सब है। मैं ऐसा नहीं है कि एक एंकर को सिंगल आउट कर रही हूँ, बट दैट कलेक्टिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस वक्त अगर एक बम ब्लास्ट को सीधे सीधे आतंकी हमला कह देंगे तो क्या नैरेटिव सेट हो जाएगा, कंफर्म हो गया क्या, पुलिस ने क्या कह दिया, क्या आपने इसका वर्जन सुन लिया, और उसके बाद सब कुछ सुनने के बाद भी आप पैनिक ना करें, आप पैनिक ना करें और लोगों को भी पैनिक करने से रोकें। सो आई पर्सनली फील 2005 की मैं आपको ये बात बता रही हूँ, 2020 15 साल में आप भी जानती हैं कि आज बुलेटिन होती सेम हालात की तो कैसे होती। मैं जो ये इन्होंने कहा, इन्होंने जो अभी कहा, मेरा फेवरेट मुद्दा है कम्युनिकेटर्स की जिम्मेदारी। मेरा फेवरेट मुद्दा है, सेम है, और मैं हर तरफ से इस पे ताने खाता हूँ। एक पत्रकार या कोई भी कम्युनिकेटर, अगर वो रेडियो पर है या टीवी पर है या माइक लेके सड़क पे खड़ा है, उसको अपने शक्ति का भान होना चाहिए। अक्सर होता है, उसको ये भान होना चाहिए कि जब वो माइक पे या एक चैनल आईडी को लेके कहेगा कि जो परिस्थिति रिचा ने बताई कि शहर में एक ब्लास्ट हो गया है। मैं एक जर्नलिज्म की जब ट्रेनिंग देता हूँ तो एक मॉक एक्सरसाइज देता हूँ, वो बड़ी रोचक होती है। उसमें एग्जैक्टली यही होता है। मैं जो भी मेरी क्लास होती है और मैं अलग अलग व्यक्ति बन जाता हूँ उस पूरी एक्सरसाइज में, लगभग 1 घंटे की एक्सरसाइज होती है। और मैं सबसे पहले एक फ़ोन आता है एक दोस्त का कि यार वो देखना वो कुछ ब्लास्ट हुआ है, शायद मेरा फ़ोन आ रहा था किसी दोस्त, बस इतना। और फिर मैं पूछता हूँ अपनी क्लास से, तुम क्या करोगे, व्हाट डू यू डू। और उसमें पूरा एक ट्रैप भी है कि किस तरह से परसेप्शन, गॉसिप, ऑल ऑफ दैट कन्वर्ज। जो जर्नलिस्ट है उसको ये नहीं एहसास रहता है कि जब वो कहता है कि शहर में रेड अलर्ट घोषित हो गया है, तो बहुत से पिता, बहुत सी माताएं अपने बच्चे को उनकी सहेली के जन्मदिन में जाने से रोक देते हैं। बहुत से लोग जो डॉक्टर के पास जा रहे थे वो आज नहीं जाते हैं। बहुत से लोग टैक्सी वाले को 3 गुना किराया देके घर किसी तरह वापस आ जाते हैं। ये ताकत है पत्रकार की। एक बहुत पुरानी
हॉलीवुड फिल्म थी और उसमें एक न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर को एक छोटी बच्ची ने, ग्लोरिया ने, मुझे याद है, एक चिट्ठी भेजी। उसने कहा कि उसने पूछा कि इज़ देयर फादर क्रिसमस, और उसने एंड में लिखा कि बिकॉज इफ द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज इट मस्ट बी सो। इसलिए मेरे को बता दो आज आखिरकार कि है क्या फादर क्रिसमस। ये ताकत है पत्रकार की। तो वो जो पावर है, अभी हाल के दिनों में एक वरिष्ठ पत्रकार जो कुछ चीन के मुद्दे पर उन्होंने एक काला चश्मा पहनकर ऐसे कुछ किया सरकार का विरोध करने के लिए कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैंने ट्वीट किया कि भाई आप जिम्मेदार आदमी हो, डोंट मेक फन ऑफ ब्लाइंड पीपल। आप अपनी बात रखिए, डोंट मेक फन ऑफ ब्लाइंड पीपल। तो वो मैं मसूरी में था उस दिन और रात भर बहुत सारे मैसेज आए कि आप सत्ता पक्ष के तलवे चाटते हैं और जैसी बातें होती हैं। फिर 3-4 दिन बाद एक कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति ने चीन के ही मुद्दे पर विरोध करते हुए कहा कि कुछ चूड़ियां नहीं पहनी हैं, या मैंने कहा ये स्टीरियोटाइप, आप विरोध करिए ना, लेकिन ये क्या है। तो उस पर ये आया कि आप दूसरी इसके हैं, नहीं वो शायद वो भारतीय जनता पार्टी के थे जो एमएलए थे शायद राजस्थान में या कहीं पर। तो उस बार दूसरे पक्ष से मुझे बहुत ये आया। एक ही हफ्ते में दोनों घटनाएं हुई और ट्विटर पर अधिकांश ऐसे लोग बहुत कायर होते हैं, ऐसे लोग जो अगर मेरे सामने आ जाएं तो शायद मेरा ऑटोग्राफ मांगेंगे, बोलेंगे सर आपकी कहानियां सुनते हैं। लेकिन वो लोग कुछ भी आपको कह सकते हैं, वो ऐसी बातें कह सकते हैं जो आप जो अपने घर में अकेले में बैठ के किसी से नहीं कह पाएंगे। आप किसी को भी कुछ भी गाली दे सकते हो। और मेरी समस्या ये है कि जब ऐसा कुछ होता है तो ट्विटर के भले लोग मेरे साथ नहीं खड़े मिलते, चाहे इस तरफ के लोग या उस तरफ के लोग, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं मिलता, क्योंकि सब अपनी अपनी खामोशी तय कर लेते हैं सब। और ज़रूरी भी नहीं कि ट्विटर पे हर चीज़ पे सब कुछ बोला जाए। मैं तो नहीं बोलता हूँ भाई, मैं ट्विटर पे थोड़ी बैठा रहता हूँ, मैं वहाँ पे अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, एक बार मुझे याद है जब दिल्ली में 2 साल पहले कुछ हुआ था, कांवड़ियों का हुआ था, किसी ने कार तोड़ दी थी दिल्ली में, तो मैंने कहा था कि ये गलत है। लगभग 24 घंटे तक इतने गंदे कमेंट आए, इंक्लूडिंग मेरी 3 साल की, तब जो 3 साल की बेटी थी उसके बारे में कमेंट आए। और कोई भी ट्विटर के भले लोग मेरे साथ नहीं खड़े हुए जो जानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं। इसलिए मुझे इन लोगों से जो स्ट्रीट फाइटिंग करते हैं उनसे कम शिकायत है। मुझे ट्विटर के अच्छे भले संभ्रांत लोगों से बहुत ज़्यादा आपत्ति है। और इसलिए अब मैंने एक नया चीज़ शुरू किया है। कोई लोग हैं, सपोज आप हैं शुभ रास्ता, आप किसी बात पे बहुत नाराज़ हैं, आपने ट्वीट किया है, आप मुझे अच्छी सुलझी हुई व्यक्ति लगती है, लेकिन आपकी नाराज़गी को मैं उधार लेके उस चीज़ पे नाराज़ हो जाऊँ ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप नाराज़ हो रही हैं किसी बात पे, मैं पहले खुद समझूँ उस बात को। जैसे मेरे ट्विटर के इनबॉक्स में कई बार एक डीएम में आता है कि फलाने ने किया, नीलेश जी ज़रा ये देखिएगा, ये मुद्दा है या ये हैशटैग है। अब ये जो सामने से आ रहा है वो भला व्यक्ति है और रीजनेबल पर्सन है, चाहे जिस भी पॉलिटिकल शेड ऑफ ओपिनियन का हो। और पहले मैं, चूंकि वो भला व्यक्ति है इसलिए उसके साथ खड़ा हो जाता था, लेकिन अब मैं नहीं होता। मैं सोचता हूँ मैं भी ज़रा समझ लूँ क्या मामला है, उसके बाद करूँ। इसी तरह जो आज तक गांव कनेक्शन की लड़ाई है उसमें पत्रकारिता के भले लोग कभी मेरे साथ खड़े नहीं हुए। जब आज प्लेटफॉर्म्स की बात होती है, आज की तारीख में
हमने जब रूरल इनसाइट प्लेटफॉर्म बनाया है, 300 ज़िलों में हमारे लोग हैं। भारत के 750 में से 300 ज़िलों में हमारे लोग हैं, 400 में बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन हम जब अभी बहुत जल्दी हम एक इनसाइट प्लेटफॉर्म बन गए। हम भारत को वो आईना देंगे जो उसके पास नहीं है, कि गांव का भारत सोचता क्या है, चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता है। क्योंकि ये बात सरकारें नहीं जानती हैं, ये बात ब्रांड्स नहीं जानते हैं, ये शहर के लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि आप सिर्फ स्टीरियोटाइप पे जीते हैं, गाँव का भारत सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है। तो हमने वो आईना ईजाद कर लिया है, हमने वो मशीन बना लिया है जो आपको हर महीने, हर हफ्ते बताएगी कि ये चाहता है गांव का भारत। हम आपको बताएंगे अभी अगले 10 दिन में कि कितने लोग जो पैदल चल के गए बड़े शहरों से, उनका क्या अनुभव हुआ, वो आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे, क्या उन्होंने अपनी कोई बहुमूल्य चीज़ बेची, क्या उन्होंने उधार लिया, क्या है उनका जीवन। ये आईना हमने ईजाद कर लिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि गांव कनेक्शन को आज तक, अगर आप भारत के बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करें, हमारी गिनती नहीं होती है। हम तो कोई क्षेत्रीय, क्योंकि क्षेत्रीय भी एक गाली बन गई है ना, क्षेत्रीय मीडिया। जैसे जब हम पत्रकारिता में जब फुल टाइम नौकरी करता था तो फीचर स्टोरी गाली होती थी। अरे तो फीचर स्टोरी यार, वीकेंड वालों को दे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। जिसको दुनिया में नैरेटिव राइटिंग कहा जाता था, जो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पे आती थी, जिस तरह की राइटिंग, उसको एक नीचा सब। तो मुझ जैसे लोग जो नैरेटिव राइटिंग करते थे, वो तो जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता, जब उनके लिए एक सीरीज़ करके, जब मैंने नक्सलवाद पे एक सीरीज़ की जिसको ये मिला, तब उनको लगा कि यार इस तरह की राइटिंग की भी कोई इज्जत है। तो वो ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी भी आज की तारीख में भी जब न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की बात होती है तो आप वही अंग्रेज़ी के प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, आप वही जो 3, 4, 5 न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं अंग्रेज़ी के, उन्हीं की बात करते हैं। हमें फ्रंट सीट नहीं मिलती। इनमें से जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके जो सीईओ हैं, उनसे मेरी मीटिंग एक बार हुई। बोले भैया, हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि क्या साथ में कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा आपका ये जितना दफ्तर है, इसमें 1000 लोग और जोड़ लो, वो है गांव कनेक्शन। पर अफसोस है कि हम अपनी जगह नहीं बना पाते। तो सोशल मीडिया पर भी जैसे एक अजीब सी माइनॉरिटी है हम। तो मेरी पॉलिसी बहुत सिंपल है अब, कि या तो मैं ट्विटर पर लोगों से और चीज़ों से नाराज़ होता रहूं, या मैं कुछ भला काम करने की कोशिश कर रहा हूं, वो कर लूं। अगर मैं मैं बहुत आउटस्पोकन हूं मेरे अंदर। अभी भी मैंने बहुत सी बातें कही जो मैंने सोचा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं। इसके बाद ऐसा नहीं कि मैं आपको बाद में फ़ोन करूंगा कि शुभ्रस्ता वो एडिट कर देना, ठीक है। कुछ चाहे जो बहुत व्यक्तिगत बातें होंगी, वो आप देख लो अपने उससे। मैं जो हूं घर के अंदर, वही घर के बाहर हूं। लेकिन मैं ओपिनियनेटेड हूं, इसका खामियाजा मुझे बदतमीज़ों की बदतमीज़ी सहन करके उठाना पड़ता है, और संभ्रांत लोगों की खामोशी उस बदतमीज़ी के बारे में, जो दोनों तरह की विचारधारा में है। हर तरह का फंडामेंटलिज्म है और दोनों तरफ फंडामेंटलिज्म है। तो हम जैसे लोग की कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारी जगह जहां है, जो बड़े बड़े नाम हैं, अब चूंकि आज नंबर में गिनती होती है, जब कोई बड़े कम्युनिकेटर्स का नाम होता है, तो एक दिन मैं जोड़ने बैठा कि यार मैं कितने लोगों तक पहुंचता हूं हिंदुस्तान में। तो जो अच्छा जी, रेडियो पे इतना, यूट्यूब पे इतना, फलाना पे इतना, इस पे इतना। तो जब अगली किसी बैठक में गए, बड़े प्लेटफॉर्म में जो बड़े लोग हैं, जो नंबर गिनते हैं, होर्डिंग में लगाते हैं, तो मैंने कहा आई रीच एटलीस्ट 100 मिलियन पीपल कंजर्वेटिवली। तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा मैं बात नहीं करता हूँ इस बात की, ट्वीट नहीं करता हूँ, मैं पार होर्डिंग नहीं है लगाने को, लेकिन हिंदुस्तान में हर 10 से 12 में से एक आदमी
मुझको सुनता है या सुना है या मैसेज भेजता है यूट्यूब पे, ये जोड़ घटाना कर लिया हमने। जब हमने स्लो इंटरव्यू शुरू किया तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में मैं गया एक, तो बोले कि सर आई लव योर शो, पर हम चैट शोज नहीं कर रहे हैं अभी। मैंने कहा अगर तुम इसको चैट शो समझते हो तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी भाई, मैं क्या बात करूं तुमसे। बोले सर लेकिन ये जो थोड़ा वो मिर्ज़ापुर टाइप कुछ है ना, आप तो उधर रहते हो, कुछ दो ना ऐसा मिर्ज़ापुर टाइप, क्योंकि एक भेड़ चाल है, पत्रकारिता में भेड़ चाल है, ओटीटी में भेड़ चाल है। हमारे जैसे लोग भेड़ चाल में नहीं है। अगर मैं आपसे पहले दिन में कहता कि मैं ऐसा एक शो करूंगा जिसमें गेस्ट मेरे गांव में आएगा, इसमें कुछ सेंसेशनल नहीं होगा, जिसमें कोई हेडलाइन नहीं बनेगी, कोई गॉसिप नहीं होगी, कोई बदतमीजी नहीं होगी, तो आप कहते हैं ये सर ऐसा कौन देखेगा, और जिसकी ड्यूरेशन होगी 1 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन आज द स्लो इंटरव्यू 20 करोड़ मिनट देखा जा चुका है, 200 मिलियन मिनट्स। ये हमें ताकत देता है। तो या तो मैं ट्विटर खेल लूं, लेकिन ट्विटर खेलने में चक्कर है कि ना कि एक गली का लुच्चा कुछ भी कह सकता है, जो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरी बच्ची के बारे में, मेरी ईमानदारी के बारे में, वो एक ट्वीट देख के मेरा दिन खराब हो जाता है। ये तो था। मैंने हाल में ट्वीट किया कि आप सब जीत गए, मैं हार गया। आपने देखा होगा वो ट्वीट, मैं हार गया, क्योंकि एक ही हफ्ते में वो 2 बार हुआ। एक बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, दूसरी बार कांग्रेस या लेफ्ट उनके समर्थक, क्योंकि आजकल ऐसे ही गिनती होती है ना कि आप किस राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं। यही तो आइडेंटिटी है ना, यही तो बिल्ला है। इसके सिवा तो आप किसी खेमे में उसको रखते नहीं होंगे। आज भी आपने जो मुझको और ऋचा को बुलाया है वो इसीलिए क्लब किया क्योंकि हम एक तरह के लोग हैं, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जाहिर सी बात है ना, बिकॉज वी आर अ सर्टेन टाइप ऑफ पीपल, वी नॉट politically aligned, that's why we are here, because we are वो अजीब लोग, वो 2 अजीब लोगों को बुला लीजिए। नहीं, मैं ये बात Two idiots. Yes. मैं बहुत मैं दिल से ये बात कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इससे क्योंकि चर्न को शुरू करने का नीलेश जी रीजन वही, आपको याद होगा वो लंबा फोन कॉल जो मैंने किया था, और मैंने यही कहा था कि जो स्पेस कम हो रही है कॉन्वर्सेशन करने की, वही स्पेस बनाने का एक छोटा सा प्रयास है, और आप लोगों से सीखने का ही प्रयास है, बस इसलिए बुलाया है। बिल्कुल भी देखिए, मैं किसी के उस पे जाता नहीं हूँ, आप ही के उसमें आया हूँ। ये कॉन्वर्सेशंस मैंने अपना ही शो रोक दिया था, अपना नया शो शुरू कर रहा हूँ स्लो कैफे, वो रोक दिया था मैंने, क्योंकि मन उचाट है, पिछले 4 मन अच्छा नहीं है, बात करने का मन नहीं होता, बहुत तकलीफ, बहुत नाराज़गी भरी है। अभी भी आपने कुछ कुरेद दिया है, और ये जो मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब है, मैं इस पर बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये आपको बहुत डीपली अफेक्ट करता है मुझे, कि कोई कौन आदमी है, या कायर आदमी, जो मैं इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे को कुछ भी कह के चला गया, और मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो कुछ भी मुझे कह देता है कि आप तो बिके हुए हैं, आप तो फलाने के तलवे चाटते हैं, और फलाना आप ये हैं, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना असहाय हूं। तो मैं क्या करूं? मैं या तो अपने अच्छे काम पे फोकस करूं, और ये जो ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, ये तो मेरे मोहल्ले में आ गए हैं, ये तो मेरे खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गए। मैं क्या करूं? मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं कि मैं सोशल गुड इज द ओनली प्रिज्म ऑफ व्हाट आई डू। कोई सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए। जब हमने पत्रकारिता की, माफ कीजिएगा आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, एक मेरा बहुत फेवरेट स्टोरी है कि बहराइच में हमारा रिपोर्टर कम्युनिटी जर्नलिस्ट गया था, कुछ स्कूल की स्टोरी करने गया था, और जब गांव कनेक्शन अखबार होता था, अब हम एक प्योरली डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो एक फोटो थी उसमें जिसमें एक गर्ल्स टॉयलेट थी, जिसमें लिखा था लड़की बालिकाएं, और उसका दरवाज़ा नहीं था। और ये फोटो मैंने फ्रंट पेज पे छापी गांव कनेक्शन के, और अगले दिन उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव तब मुख्यमंत्री थे, ऑर्डर हुआ कि मुझे बताया गया कि बहराइच के डीएम को ऑर्डर हुआ, और उन्होंने सारे ज़िले के, क्योंकि ऐसे बहुत से
लड़कियों के टॉयलेट थे जिसमें दरवाजे नहीं थे। क्या आप और मैं कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये खबर नहीं थी मीडिया के लिए कि एक लड़कियों के टॉयलेट पे दरवाजा नहीं है। लेकिन मैं पत्रकारिता में इसलिए हूं क्योंकि मुझे लड़कियों के टॉयलेट पे दरवाजे लगवाने हैं। मुझे कुर्सी पे बैठ के पॉन्टिफिकेशन नहीं करना है। आई एम नॉट एन आर्म चेयर जर्नलिस्ट, दैट्स आवर ड्यूटी। क्योंकि मैं पोस्टमैन हूं, क्योंकि मैंने पोस्टमैन का काम किया और सारे जिले के दरवाजे बदल गए। और अगले दिन इतनी जल्दी में हुआ कि वो जो प्लाई के दरवाजे लगे उसको पेंट भी नहीं किया था, वो जो ब्रांड का नाम होता है वो भी था, तो वो भी फोटो लगा के हमने छाप दी। अब जब सोशल इम्पैक्ट, चाहे कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेट हो हमारी कहानियों के जरिए, चाहे गांव कनेक्शन से, चाहे कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो वो ठीक हो जाए, चाहे कहीं पुल नहीं बना हो वो बन जाए, एक सॉल्यूशंस की जर्नलिज्म। और कुछ ना बने, कोई ना स्कूल बने, तो कम से कम गांव की बात तो बाहर है, वही पॉजिटिविटी है। लेकिन इतना अकेला महसूस होता है कि इस यात्रा में पिछले 8 साल में इतना कुछ खोया। लेकिन मेरे जो दिल्ली के पत्रकार साथी हैं उन्होंने, वो कभी मेरे साथ खड़े हुए नहीं पाए मैंने उनको। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मैंने फेसबुक से कहा, फेसबुक ने एक वो किया था, बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, मीडिया कॉन्फ्रेंस पिछले साल, और दूसरा उसका द मीडिया रंबल। और मैंने फ़ोन किया फेसबुक वालों को, मैं कहा मीडिया रंबल कर रहे हो, कहीं पे गांव के पत्रकार, अलग अलग राज्यों के पत्रकार, इनकी जगह है? मैंने वो इंटरव्यू देखा था आपका, और जिस या वही जवाब दिया था बहुत जरूरी भी था वो जवाब देना। या वही वो दिल्ली के 8-10 लोग वही हिंदुस्तान की पत्रकारिता को रिप्रेजेंट करते हैं? कोई क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट से, कोई क्यों नहीं साउथ से, कोई क्यों नहीं है राजस्थान के किसी सुदूर प्लेटफॉर्म से? हम सब अकेली लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और उसके ऊपर से ये खेमेबाजी कि आप ये हैं या वो हैं, यहाँ पे आप कुछ नहीं बोले तो आप वो होंगे ज़रूर। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, आपने